Hello, myself Jagdamba Singh welcomes you all in political science class. We are continuing chapter number 3 which is electoral politics and this is the 7th part. इससे प्रीवियस वीडियो में जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, इसके सब टाइटल को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पहले चीज़ को देखा था वो है कॉन्स्टिट्यूएंसी। और आज जो है हम लोग एक दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट आर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। आज हम लोग रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी को समझने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंटाइटल्स एवरी सिटीजन्स टू चूज रिप्रेजेंटेटिव और टू बी इलेक्टेड एज रिप्रेजेंटेटिव। हम लोगों का जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये हम लोगों को प्रोवाइड करता है कि आप एज ए कैंडिडेट चूज एज ए रिप्रेजेंटेटिव आप चूज़ किए जा सकते हैं या आप रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सकते हैं। दोनों ही विकल्प आपके लिए खुले हैं, दोनों ही ऑप्शंस आपके लिए ओपन है। चाहे तो आप खुद इलेक्शन लड़ करके एज ए रिप्रेजेंटेटिव चुने जा सकते हैं या जो रिप्रेजेंटेटिव आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़े हुए हैं इलेक्शन के दौरान उनमें से किसी एक को आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आपके सामने होते हैं। इन एन इलेक्टोरल कैंपेन वीकर सेक्शन में नॉट गेट अ चांस टू गेट इलेक्टेड टू द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन एक ऐसा वर्ग है हमारे समाज में, हमारी कंट्री में एक ऐसा वर्ग है जो मेन स्ट्रीम से काफ़ी पीछे छूटा हुआ है और उसमें से लोग चुन के आने ज़रूरी होते हैं क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेटिव भी हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वो वर्ग कहीं छूता ना रह जाए ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो ये वीकर सेक्शंस हैं इनको चांस दिया जाना चाहिए कि वो भी लोकसभा या स्टेट असेंबली में अपना रिप्रेजेंटेशन दर्ज कर पाए। ऐसा संभव नहीं हो पाता है क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हैं। दिस कैन हैपन बिकॉज दे मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। उनके पास रिक्वायर्ड रिसोर्सेज नहीं है, जैसे उनके पास पैसे का अभाव है तो वो डरते हैं कि हम लोग कैसे इलेक्शन के कैंपेन में उतरेंगे, बहुत खर्च है। तो ये सारी चीज़ें उनको रोकती हैं। और एजुकेशन टू विन द इलेक्शन अगेंस्ट अदर, उनके पास एजुकेशन की भी काफ़ी कमी है। तो वो एक तो रिसोर्सेज उनके पास नहीं है, पैसे नहीं है उनके पास, और दूसरी चीज़ कि उस लेवल की एजुकेशन भी उनके पास नहीं है कि वो लोग एज अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन में अपना रिप्रेजेंटेशन दे पाए। इफ दैट हैपन्स द वॉइस ऑफ सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन विल डिप्राइव्ड। अगर ऐसा नहीं होता है यानी इनका रिप्रेजेंटेशन अगर नहीं आ पाता है समाज से, तो एक समाज का बड़ा वर्ग जो मेन स्ट्रीम में पीछे छूटा हुआ है वो पीछे ही छूटा रहेगा, उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि इनको मेन स्ट्रीम में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ को अनुभव किया गया जब कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर रहे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स, तो उन्होंने इस बात को अनुभव किया कि नहीं, ये वर्ग जो है इसको अगर एक विशेष प्रिविलेज ना दिया जाए, इसको एक विशेष मदद ना दी जाए, तो शायद इनका रिप्रेजेंटेशन समाज में पीछे रह जाएगा। दैट वुड मेक आवर डेमोक्रेसी लेस रिप्रेजेंटेटिव एंड लेस डेमोक्रेटिक। अगर इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता है तो हम लोग देखते हैं कि इनका लेस रिप्रेजेंटेशन रह जाएगा डेमोक्रेसी में, और डेमोक्रेसी के लिए ये अच्छा नहीं होता है। यानी डेमोक्रेसी में हर वर्ग के लोगों का रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। इसलिए इनको कुछ विशेष प्रावधान की ज़रूरत महसूस हुई जब कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जा रहा था। तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने इस चीज़ को अनुभव किया कि इनको जब तक कुछ विशेष रूप से कुछ प्रिविलेज न दी जाए तब ये इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा। तो आइए समझते हैं कि वो विशेष प्रिविलेज किस रूप में इनको प्रोवाइड किया गया। समाज के पिछड़े वर्गों को भी समान रूप से एक डेमोक्रेटिक कंट्री में मौका मिले, ये बहुत ही ज़रूरी था। तो आइए देखते हैं कि इस समस्या के समाधान के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स लोग ने क्या सॉल्यूशन ढूंढा था। तो व्हाट वाज द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम? The makers of our constitution thought of a special system of reserve constituency for the weaker section। जो ये वीकर सेक्शन है इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने एक उपाय सोचा और वो था रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी का, कि कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी को रिजर्व कर दिया जाए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, और वहाँ पर वो ही कैंडिडेट खड़े होंगे जो इस वर्ग से बिलोंग करते होंगे। तो सम कॉन्स्टिट्यूंसीज आर रिजर्व फॉर पीपल हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो इस तरह ये प्रावधान किया गया कि इंडिया के कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज को हर बार के इलेक्शन के दौरान आरक्षित घोषित किया जाएगा, यानी उनको रिजर्व घोषित किया जाएगा फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। इन अ शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूंसी ओनली समवन बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट कैन स्टैंड फॉर द इलेक्शन।
और ये प्रावधान किया गया कि इन रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज से अगर वो कॉन्स्टिट्यूंसी जो रिजर्व है फॉर शेड्यूल कास्ट, वहाँ से सिर्फ शेड्यूल कास्ट के ही मेंबर्स खड़े होंगे इन द इलेक्शंस, कोई अदर वर्ग का व्यक्ति वहाँ पर कैंडिडेट के रूप में खड़ा नहीं हो सकता है। और ओनली दोज बिलोंग टू द शेड्यूल ट्राइब्स कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन फ्रॉम ए कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स। और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो कॉन्स्टिट्यूंसीज रिजर्व होंगी उसमें सिर्फ शेड्यूल ट्राइब से ही रिलेटेड जो लोग कैंडिडेट्स होंगे वही वहाँ पर चुनाव लड़ पाएंगे। तो आइए समझते हैं कि आज के समय में इन वीकर सेक्शंस को किस तरह से आरक्षण दिए जा रहे हैं। करंटली इन लोकसभा 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड 47 फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स। 84 सीट्स जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व किए जा रहे हैं इन लोकसभा। ये सारी चीज़ें लोकसभा के बारे में बताई जा रही हैं कि लोकसभा में 84 सीट्स रिजर्व है फॉर शेड्यूल कास्ट और 47 फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स, और 47 सीट्स जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षित रहेंगी इन द लोकसभा। ये नियम 2019 तक का दिया गया है, ये व्यवस्था थी। दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वाज एक्सटेंडेड लेटर टू अदर वीकर सेक्शन एट द डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल। अब ये देखा गया कि बहुत सारे वीकर सेक्शंस ऐसे हैं जिनको लाभ नहीं मिल रहा है, वो इनके दायरे में नहीं आ पा रहे हैं इन रिजर्वेशन के, तो उनके लिए अलग से इसको एक्सटेंड किया गया और इन वीकर सेक्शन को डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल पे भी रिप्रेजेंटेशन देने की बातें की गई। इन मेनी स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स में सीट्स इन द रेगुलर रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज आर नाउ रिजर्व फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी एज वेल। अब रूरल और अर्बन क्षेत्र में यानी लोकल गवर्नमेंट की बॉडीज़ की जो चुनाव होती है उसमें जो अदर बैकवर्ड क्लासेस थे, ओबीसी जिनको कहा जाता है, अदर बैकवर्ड क्लास जो इस रिजर्वेशन के दायरे में नहीं आ पा रही थी, उनको भी इंक्लूड कर लिया गया इन लोकल बॉडीज़ में। द प्रपोर्शन ऑफ सीट रिजर्व, जो सीटें रिजर्व होती हैं उनके प्रपोर्शन में वेरिएशन होता है स्टेट टू स्टेट में, यानी कि हर स्टेट में एक ही तरह के रिजर्वेशन नहीं देखे जाते हैं लोकल बॉडीज़ के चुनाव में, उनमें अलग अलग प्रकार के रिजर्वेशन देखे जाते हैं, उनका प्रपोर्शन अलग भी हो सकता है। लेकिन लोकसभा में ये चीज़ें फिक्स हैं कि लोकसभा में 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड 47 सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। लेकिन स्टेट के का प्रश्न जहाँ आता है वहाँ ये स्टेट वाइज वेरी भी करता है, इनके सीट्स ऊपर नीचे भी होते हैं प्रपोर्शन में। 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व इन द रूरल एंड अर्बन बॉडीज फॉर वीमेन कैंडिडेट्स। और हम लोगों ने देखा है कि 33% ऑफ रिजर्वेशन इज गिवन टू द वीमेंस इन द लोकल बॉडी इलेक्शंस। जो लोकल बॉडी के इलेक्शंस होते हैं जैसे ग्राम पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो चुनाव होते हैं उसमें 33% आरक्षण महिलाओं के लिए विशेष करके दिया गया है, एक प्रयोग के तौर पे इसको लाया गया। और स्टेट असेंबली और लोकसभा के लिए ये वीमेन रिजर्वेशन बिल आज भी पेंड कर रहा है, इस पर कोई फैसला नहीं आ पाया, लेकिन ये एक प्रयोग के तौर पे इसको लाया गया कि वीमेंस को 1/3 रिजर्वेशन यानी 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा इन द लोकल बॉडीज इलेक्शन। और ये सही ढंग से वर्क भी कर रहा है, महिलाओं को 33% आरक्षण मिल रहा है लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में, लेकिन अभी भी उनका रिप्रेजेंटेशन बाकी है इन द स्टेट एंड इन द लोकसभा। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये रिजर्वेशन ऑफ सीट्स बहुत क्लियर समझ में आया होगा कि किस तरह से ये व्यवस्था की गई और क्यों ये व्यवस्था की गई कि रिजर्व सीट्स दिए जाए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के पिछड़े वर्गों के लिए, क्योंकि उनको मेन स्ट्रीम में लाने की बहुत ज़रूरत है, उनका रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा वर्ग है, अगर इसको पीछे छोड़ दिया जाए तो शायद देश का डेवलपमेंट रुक सकता है। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा, तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।